चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। बिहार में जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ रहा है उस पर जाति का रंग चढ़ता जा रहा है। आरक्षण के सवाल पर लालू ने बीजेपी को घेरा तो बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने यह कहने में देर नहीं लगाई कि कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की शर्त पर चुकी सियासत को चिंगारी क्या दिखाई। लालू प्रसाद यादव की बातें खिल गईं। लालू ने बंद बोतल से रिजर्वेशन के जिन्न को बाहर निकाला और बिहार के चुनावी बिसात पर आरक्षण की नई चाल चल दी। लालू का इरादा साफ है। आरक्षण के सवाल पर पिछड़ों और दलितों को लामबंद करने की ललक लालू के बयान में साफ साफ देखी जा सकती है। अति पिछड़ा वर्ग 12.1%, यादव 14.4%, महादलित 10%, बनिया 7.1%, कोयरी 6.4%, कुर्मी 5%, दलित 4.2%। लालू की निगाहें इन्हीं जातियों पर टिकी हैं। यादव के वो बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार को कुर्मी का वोट मिल सकता है, मुसलमान का वोट भी यूपीए के खाते में आएगा अगर लालू नीतीश ने दलित, महादलित और अति पिछड़ों के वोट बिरादरी में सेंध लगा दी तो एनडीए की डगर मुश्किल पड़ सकती है। इसीलिए लालू आरक्षण पर अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं तो बीजेपी में बेचैनी बढ़ रही है कि सवर्ण बिहार में कोई मुख्यमंत्री एनडीए का नहीं होगा। आप घृणा ना फैलाएं। आरक्षण की व्यवस्था जो संवैधानिक है, जो था वही रहेगा। बीजेपी की बेचैनी का यह पैमाना है कि गिरिराज सिंह जैसे भूमिहार नेता को यह कहना पड़ रहा है कि अगर सरकार बनी तो सरदार सवर्ण जाति का नहीं होगा और रविशंकर प्रसाद जैसे सवर्ण नेता को भी आरक्षण की हिमायत करनी पड़ रही है। कि भाजपा आरक्षण पर बिल्कुल समर्पित है। जो एसटी हैं, जो एसटी हैं, जो पिछड़े हैं, वो अति पिछड़े हैं, उनके संवैधानिक आरक्षण उनके आर्थिक सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। तो क्या बीजेपी ये मान रही है कि आरक्षण की जो आग मोहन भागवत के बयान से भड़की है वो बिहार की सत्ता में वापसी की उनकी उम्मीदों को खाक कर सकती है, या खुद लालू का आरक्षण की आग से खेलना खतरनाक हो सकता है? जो भी हो, लेकिन अचानक बिहार के चुनाव से गवर्नेंस का मुद्दा झरोखे में जाता दिख रहा है, जिसका दावा नीतीश और नरेंद्र मोदी दोनों करते हैं। आज तमाम मंत्रियों ने एक एक कर आरक्षण पर पार्टी के स्टैंड को साफ किया और साफ कहा कि आरक्षण उनकी प्रतिबद्धता है और इसे छूने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दरअसल बैकफुट पर आई बीजेपी के लिए इस मुद्दे को संभालना मुश्किल हो रहा है और यही वजह है कि बीजेपी ने आज ये ऐलान कर दिया कि उसका मुख्यमंत्री भी पिछड़ा या अति पिछड़ा ही होगा। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। दरअसल विकास के मुद्दे को बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार और उनकी अगुवाई में बीजेपी जेडीयू सरकार सामने लेकर आई थी, लेकिन जहां तक जातीय समीकरण बनाने और बैठाने का सवाल है उसमें लालू प्रसाद यादव मास्टर हैं। मोहन भागवत की जुबान से एक शब्द निकला नहीं कि उन्होंने इसे बिहार चुनाव में मुद्दा बना दिया। बीजेपी को यह लग रहा है कहीं कि लालू का यह दांव खेल न बिगाड़ दे उसका। उस पर से बीजेपी में टिकट को लेकर भी सरफुटौल मची हुई है। इन सब का तोड़ खोजने के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पूरे हफ्ते के लिए पटना पहुंचे। दिल्ली से पटना आए अमित शाह पूरे एक हफ्ते की प्लानिंग के साथ, लेकिन उनके पटना पहुंचने से पहले ही यहाँ की राजनीतिक फिजा में आरक्षण का ऐसा शोर मचा कि बीजेपी को भी पिछड़े और अति पिछड़े की वकालत करनी पड़ गई। जो वर्तमान माहौल और परिस्थिति दिख रहा है, इसमें लगता है कि पिछड़ा अति पिछड़ा समाज से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इसकी अंतिम मुहर भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ही लगाएगी। मंगल पांडे का यह बयान यूं ही नहीं है। पटना पहुंचते ही अमित शाह ने बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ बैठक की, जहां आरक्षण पर लालू के नए दांव की काट तलाशी गई और फिर थोड़ी ही देर बाद प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया। लेकिन सवाल अब भी है कि बीजेपी का वो चेहरा किसका होगा जिसे सत्ता मिली तो कमान सौंपी जाएगी। सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, रामकृपाल यादव, हुक्मदेव यादव, नित्यानंद राय। बीजेपी के पास चेहरे तो तमाम हैं, लेकिन पार्टी हिचक रही है। चेहरे का खुलासा हो गया तो नीतीश से तुलना शुरू हो जाएगी और असंतोष का लावा फूटेगा स्वलग। इसीलिए बीजेपी नतीजे के बाद देखने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की
2/3 बहुमत की सरकार बनेगी, आप निश्चित सवर्ण होंगे या नहीं होंगे सब तय कर लेंगे। ये तो पार्लियामेंट यहाँ की विधायकों की राय करके पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा वही हो जाएगा। बीजेपी में असंतुष्टों की फहरिस्त लंबी होती जा रही। शत्रुघ्न सिन्हा, आर.के. सिंह, चंद्रिका राय, छेदी पासवान, विक्रम कुंवर, कई चेहरे हैं जो सरेआम पार्टी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कोई सगे संबंधियों का टिकट कटने से नाराज है तो कोई पार्टी में तवज्जो न मिलने से तिलमिलाया हुआ है। सारी स्थिति मैं उनको बताऊंगा क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे साल भर पहले कार्यालय खुलवा लिया गया, मुझसे रुपये पैसे खर्च करा लिए गए और एक बाय एक क्यों हमारा टिकट कट गया। कोई कारण तो होना चाहिए। तो अगले 7 दिन अमित शाह के लिए काफी भागदौड़ वाले होंगे। वो रैलियां करेंगे, रणनीति बनाएंगे, असंतोष की आग ठंडी करेंगे और न जाने कितने तरह के पेचीदा मसले हल करेंगे। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। बिहार की चुनावी जंग का पूरा दारोमदार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर है। अगले 7 दिन अमित शाह के व्यस्तताओं से भरे होंगे। पटना के वॉर रूम से पूरे बिहार पर उनकी नजर होगी। बीजेपी को बिहार टेस्ट जिताने के लिए खुद क्रीज पर उतर गए हैं कप्तान अमित शाह। मिशन 185 प्लस के नारे को साकार करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जब हफ्ते भर के लंबे दौरे पर पटना पहुंचे तो इस मिशन पर उनका साथ देने के लिए 7 केंद्रीय मंत्रियों की फौज भी मौजूद थी। पटना में बने बीजेपी के वॉर रूम में रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, अनंत कुमार, जेपी नड्डा, कलराज मिश्र, संतोष गंगवार और साध्वी निरंजन ज्योति के साथ शाह ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक शाह की मुख्य चिंता थी कि पार्टी के भीतर के असंतोष से कैसे निपटा जाए, लालू नीतीश के पिछड़ा काट का कैसे मुकाबला किया जाए। महागठबंधन के पिछड़ा काट को काटने के लिए बीजेपी ने पिछड़ा या अति पिछड़ा को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का पासा फेंक दिया। अमित शाह ने बीजेपी के संगठन मंत्री रामलाल, बीजेपी के बिहार अध्यक्ष मंगल पांडे के साथ भी अलग अलग बैठकें की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि रूठे नेताओं को मनाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो अमित शाह खुद उनसे मिलेंगे। इसके अलावा जिन 7 सीटों पर पार्टी अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है उन पर भी चर्चा होगी। अमित शाह पूरे 1 हफ्ते बिहार में रहने वाले हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री की 2 अक्टूबर को बांका और 5 अक्टूबर को लखीसराय में होने वाली रैलियों की तैयारियों पर भी नजर रखेंगे। अमित शाह इसी मौर्या होटल में ठहरे हैं जो अगले 7 दिनों तक उनके वॉर रूम के तौर पर काम करेगा। अमित शाह के पटना पहुंचते ही तमाम दिग्गज बड़े नेताओं का तांता लगना यहां शुरू हो गया। दिन भर मैराथन बैठक चली और शाम में ये निकल कर आया कि अब लालू यादव के पिछड़ेवाद को उन्हीं की भाषा में जवाब देना है। और आज बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री भी कोई या तो पिछड़ा या अति पिछड़ा ही होगा। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। इस बीच नीतीश कुमार ने उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन नवादा के वारसलीगंज में उनकी रैली में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। न सिर्फ नारे लगे बल्कि जैसे ही नीतीश ने बोलना शुरू किया, भीड़ में से कुछ लोगों ने हवा में चप्पलें लहरानी शुरू कर दी। जहां इज्जत और जिंदगी भर की सियासत दांव पर हो वहां ऐसे मंजर मायूस कर जाते हैं। लेकिन बिहार के वारसलीगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मंच पर नीतीश विराजमान थे, भाषण शुरू हो चुका था और नीचे चप्पलें लहराई जा रही थी। हाथों में चप्पलें हिल रही थीं और जुबान से मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। मंच के ठीक सामने पुलिस वाले मौजूद थे। जनता की चप्पलों को खाकी की लाठियां दिखाई गईं, लेकिन लाठी और लोगों में दूरी बनी रही। डराने से भी बात नहीं बनी तो नीतीश का पारा गर्म हो गया। वो कुछ कहना चाह रहे थे, कोशिश भी करते रहे, लेकिन भीड़ के शोर में उनकी आवाज गुम होती चली गई। नवादा की इसी सीट से बीजेपी के गिरिराज सिंह सांसद हैं और नीतीश वारसलीगंज की विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रदीप महतो के लिए वोट मांगने गए थे, लेकिन भीड़ के मूड ने खेल खराब कर दिया। ये तो पता नहीं चल सका कि वो चप्पलें किनकी थीं और मोदी मोदी करने वाले कौन थे, लेकिन बीजेपी को मौका मिल गया। वारसलीगंज सीट से बीजेपी ने अरुणा देवी को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला प्रदीप महतो से होगा। यह हंगामा कोई सबूत नहीं पेश करता, इसके पीछे का सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इस सीट से जनता का मूड खराब होने की बात को भी भला कैसे झुठलाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
गुजरात के कथावाचक संत मुरारी बापू ने मां को याद कर भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी की खिंचाई करने वाले कांग्रेसी नेताओं को संवेदनहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि मां को याद करके रो देना कोई गुनाह नहीं। काम विरोध पक्ष से नहीं होता, बोध पक्ष से होता। लोकतंत्र केवल विरोध पक्ष रखता है, विरोध ही करना, हर बात में विरोध। मैं स्मरण आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय आजकल अमेरिका में और अपनी मां को याद करके थोड़े आंसू आ गए तो उसकी विरोध पक्ष टीका करने, अरे अरे छोटे क्यों होते जा रहे हो। एक आदमी ने मां को याद किया और आंख में आंसू आया तो कोई गुनाह हो गया? टूट पड़े, फनी लगता है, बच्चे लगते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट की दर 50 बेसिस पॉइंट कम कर दी है, जिससे रेपो रेट 6.75% हो गया। इसका सीधा मतलब यह है कि बैंक अब रिजर्व बैंक से कम दर पर पैसे उधार ले सकेंगे। मौजूदा ब्याज दर पर 20 साल के लिए 10 लाख लोन की EMI प्रति माह 9,551 रुपए होती है, लेकिन 0.5% की कमी से ये EMI अब 9,224 रुपए हो जाएगी, यानी प्रति माह 327 रुपए की बचत हो सकेगी। Since our last review, the bulk of our conditions for cutting interest rates have been met. The January 2016 target of 6% inflation is likely to be achieved. Therefore, the focus should now shift to bringing inflation to around 5% by the end of fiscal 2016-17.